Hello everyone. So in the last video we had discussed about accounting standards, which is your level of class 11. Now in this video, which is a continuation of your last video, in this video we will talk about your accounting standard applicability and Ind AS applicability in India. So start with the video. Before starting, I will show you what we have studied till now in accounting standard, which is my previous video in which I had given the detailed information about an introduction to accounting standard. So let's see what we had studied till now. Accounting standards meaning पढ़ लिया था हम लोग ने. Then we had studied about what are all the terms under accounting standards: AS, Ind AS, IS, IFRS. The need of accounting standards, then advantages, limitations एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. और कुछ 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे इंडिया में जो अप्लाई हो रहे हैं वो हमने देखे थे, जिसमें क्लास 11th में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ आप एंट्रीज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास 11th लेवल. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटर कोर्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो आई थिंक आपको अगर इंट्रोडक्शन पढ़ना हो तो वो जो मेरा इसके पहले वाला वीडियो है क्लास 11 तक का, उसमें एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस. दोनों अलग अलग टर्म हैं. तो देखिए, अभी हम पहले आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कैसे अप्लाई होते हैं. इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उसको अप्लाई करने के लिए इंडिया को अप्लाई करने के लिए एएस को अप्लाई करने के लिए उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जो भी प्राइजेज होती हैं आपकी, उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है और 3 लेवल के अकॉर्डिंग उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है. तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ध्यान रखिएगा, अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, विच आर योर 32. उसके बाद हम इंड एस के बारे में बात करेंगे, वो दैट आर योर 39. So start with your accounting standards. All enterprises classified into level 1, level 2 and 3 enterprises for the purpose of applicability of accounting standards. जो भी accounting standard है उसको 3 level में divide किया गया है और उनके according ही इनकी applicability, accounting standard की applicability बताई गई है. तो level 1 enterprise are required to comply fully with all the accounting standard. Now here is saying that all the accounting standard, 32 accounting standard have to be followed by level 1 enterprises. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेवल 1 एंटरप्राइज को फॉलो करना है. व्हाट इज दिस लेवल 1, वो हम आगे भी देखते हैं. लेवल 2 और 3 को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है और एग्जेम्पशन दिए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से. तो देखिए यहाँ दिया हुआ है नीचे, लेवल 2 एंड 3 enterprises are considered as SME, small medium enterprises, and they have been given certain relaxation and exemptions from the compliance of certain AS or part thereof. Level 2 and 3 जो enterprises हैं जिनको SMEs का नाम दिया गया है, उनको कुछ रिलैक्सेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिल रहा है. तो मतलब इनको 32 के पूरे 32 फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी. तो देखते हैं क्या है लेवल 1, 2 एंड 3. तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1. एंटरप्राइजेज विच फॉल इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. तो देखिए, कभी भी जो भी एंटरप्राइज है वो नीचे कुछ कंडीशंस लिखी हैं, इसमें अगर फॉल करती हैं तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज कहलाएंगी और उनको सारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे. एंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. अगर किसी भी कंपनी के डेट सिक्योरिटीज़ या फिर इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया, इंडिया का जैसे BSE NSE, आउटसाइड आपका नैस्डैक हो गया, फिक्की, सॉरी नॉट फिक्की, आपका नस्डैक हो गया इंडिया में, और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे आपका हो गया डाउ जोन्स हो गया, वैसे बहुत सारे हैं. तो इन सब में किसी में भी आपके लिस्टेड हैं अगर आपकी सिक्योरिटीज़, तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज में काउंट हो जाएंगी और आपको सारे 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे. नेक्स्ट, enterprises which are in the process of listing their equity or debt securities as evidenced by the board of directors resolution in this regard. अगर अभी आप प्रोसेस में चल रहे हैं अपने सिक्योरिटीज़ और इक्विटीज़ और डेट सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कराने में, अगर आपने प्रोसेस एप्लीकेशन फाइल कर दी, प्रोसेस चल रहा है, तब भी आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 फॉलो करने होंगे और लेवल 1 एंटरप्राइज में फॉलो करेंगे. तो 2 कंडीशंस हमको समझ में आ गई. नेक्स्ट, बैंक इंक्लूडिंग कॉर्पोरेटिव बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको तो करना ही होगा. नेक्स्ट, एंटिटीज़ हुज टर्नओवर एक्सीड 50 करोड़. अब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाए,
टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स, उनकी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स अगर इंक्रीज हो जाए 50 करोड़ से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ये देखिए यहाँ दिया इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर 15-16 चल रहा है तो इसके पहले वाला फाइनेंशियल 14-15 उसमें अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है इनका टर्नओवर तो इनको लेवल 1 एंटरप्राइज में डाला जाएगा। और बोरोइंग एक्सीड 10 करोड़ इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपकी बोरोइंग जो आप बोरो करते हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तब भी आप लेवल 1 एंटरप्राइज में आएंगे। तो आई थिंक आपको लेवल 1 एंटरप्राइज की कंडीशन समझ में आ गई, 4 कंडीशंस थी। तो 50 करोड़ ध्यान रखिएगा, टर्नओवर एक्सीड करता है या फिर बोरोइंग मेरी एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से, तो हमको ऑल 32 स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेवल 2 एंटरप्राइज में आपका ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स 40 लाख बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। सो लेवल 2 एंटरप्राइज में कौन आएंगे, देखिए 1 में कौन था, 50 करोड़ को एक्सीड कर जाए, या फिर यहाँ पर क्या है 40 लाख से ज़्यादा हो बट 50 करोड़ को एक्सीड ना करे, मतलब 50 करोड़ तक, तो वो कौन से एंटरप्राइजेज हैं, लेवल 2 एंटरप्राइज। और कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हैविंग बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स 10 करोड़। तो मतलब क्या बोला यहाँ पर, जो लेवल 1 था उसमें क्या बोला था 10 करोड़ को एक्सीड कर जाए, तो यहाँ क्या बोला 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, अप टू 10 करोड़। तो ये कौन से लेवल के एंटरप्राइजेस होंगे, लेवल 2 एंटरप्राइज। होल्डिंग ए सब्सिडरी एंटरप्राइजेस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपने पेरेंट कंपनी को पेरेंट कंपनी आपकी अगर आ रही है लेवल 2 एंटरप्राइज में, तो उनकी जितनी भी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होंगी उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, लेवल 2 उनको भी मान लिया जाएगा। अच्छा, ये होल्डिंग और प्राइवेट पेरेंट एंड होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी क्या है ये आपको अब हम बता देते हैं। जैसे सपोज मेरी कंपनी है एक, मैंने 2 कंपनी और ख़रीद ली जो मेरे अंडर में है, तो मैं कौन हूँ, पेरेंट कंपनी, और जो मेरे अंदर की हैं जो 2 कंपनी मैंने ख़रीद रखी हैं जो मेरे अंदर आ रही है मेरी कंपनी के अंदर, वो हैं सब्सिडरी कंपनीज। सो दी लेवल 2 एंटरप्राइज ये होते हैं हमारे। तो आई थिंक लेवल 2 भी आ गया हो। लेवल 3 पे आते हैं। एंटरप्राइज विच आर नॉट कवर अंडर लेवल 1 एंड 2 आर कंसिडर्ड एज लेवल 3 एंटरप्राइज। जो फर्स्ट एंड 2 में नहीं आ रहे हैं वो लेवल 3 में आ रहे हैं। तो अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में बोला था लेवल 1 को सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं और 2 एंड 3 को कुछ एग्जाम्पशंस मिलती है। तो देख लेते हैं, सर्टेन AS नॉट एप्लीकेबल टू लेवल 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स लिख दिए गए हैं जो लेवल 2 और 3 को नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, एग्जाम्पशंस मिल गई हैं उनको। तो वो कौन से हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं फॉलो करना होगा उनको, सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17 नहीं फॉलो करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 नहीं फॉलो करना होगा, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर AS 18 नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, AS 21 नहीं रिकॉर्ड करना होगा, AS 23, 24, 25 एंड 27। तो ये उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करने होंगे। आई थिंक एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS आपने अभी पढ़ लिया। अब आते हैं हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS जो हैं वो कैसे अप्लाई होंगे और उनकी डेट क्या है एप्लीकेशन की। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंडिया में इंड AS को क्यों लाया गया और किस तरह लाया गया। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि AS का जो नया वर्जन है वो इंड AS है और IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नया वर्जन है IFRS। तो जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा तो इंडिया के सामने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रॉब्लम आने लगी कि जो कंपनीज़ हैं हमारी उनको इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, तो उसके लिए हम अपने स्टैंडर्ड्स AS को इंड AS बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों किया ये देखते हैं। इंडिया के सामने 2 ऑप्शन थे कि आप IFRS जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हुए हैं उसको पूरा फॉलो कर लीजिए, या फिर आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाइए उसको IFRS से कॉपी करवा दीजिए। तो इंडिया ने क्या किया, कन्वर्ज और अडॉप्ट 2 ऑप्शन थे हमारे सामने कि हम अपने स्टैंडर्ड को कन्वर्ज कर दें या फिर अडॉप्ट कर लें। तो इंडिया ने क्या किया, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ज कर लिया, मतलब AS को IFRS से मिलाया और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिए इंड AS। अडॉप्ट नहीं किया, अडॉप्ट करता तो AS के नीचे क्या आ जाता, IFRS आ जाता। तो इंडिया ने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड्स AS जो चल रहे हैं उसको इंड AS में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ज कर लिया, मिला लिया आपस में। सो इस तरह इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS बन गए हमारे। इंडिया ने IFRS को नहीं फॉलो किया, उसको एज इट इज़ पूरा कॉपी नहीं किया, उसको अपने स्टैंडर्ड्स के से मिलाकर अपने इंड AS बना लिया। सो दिस इज़ योर बेसिक कैसे आए। तो आगे चलते हैं, क्यों आए, क्या नीड है हमें IFRS की। टू मेक अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल की जब अकाउंटिंग होती है तो हमको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी चाहिए
जब MNCs हैं हमारी कंपनी टाटा, रिलायंस, तो इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो उसके लिए हमको IFRS फॉलो करना पड़ा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ग्लोब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड चले तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए भी ये नीड है इसकी। टू क्रिएट कंपेरेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प हो रही है जो कंपेरेबल हो ऑल ओवर वर्ल्ड। किसी भी कंपनी को उठा के आप कंपेयर कर लीजिए क्योंकि सब लोग एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो ये IFRS की नीड, रिलायबल होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। और ध्यान रखिएगा जो इंड AS बने हैं, AS में इतना डिस्क्लोजर नहीं था, जो AS बने थे हमारे 32 जो अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो उसमें इतना डिस्क्लोजर नहीं है, इतना अच्छा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जिस तरह व्हेन वी कंपेयर इट विद इंड AS, तो इंड AS में ज़्यादा अच्छा डिस्क्लोजर है। टू फैसिलिटेट ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल रेजिंग एंड ट्रेड, कैपिटल रेज करना है कि ये क्या हो रहा है, सपोज दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में पैसा लगाना चाह रही है लेकिन वो बोल रही है कि हमें आपकी अकाउंटिंग ही नहीं समझ में आ रही, आपके जो AS हैं वो हमको समझ ही में नहीं आ रहे, तो ऐसा ना हो कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड हम लोग भी फॉलो करें तो सबको अकाउंटिंग समझ में आए, सब लोग ईजिली इन्वेस्ट करें हमारी कंट्री में, तो इसलिए भी IFRS की रिक्वायरमेंट है। टू हैविंग कंपनी वाइड वन अकाउंटिंग लैंग्वेज विच हैव सब्सिडरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, सपोज टाटा की कंपनीज हैं बहुत सारी, सपोज मार्को पोलो अभी इंडिया टाटा ने परचेज़ किया है, एक टाटा ग्रुप की कंपनी हो गई है, सब्सिडरी बन गई है, तो अब मार्को पोलो जो कंपनी है इनकी सब्सिडरी टाटा ग्रुप की, तो ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी कंट्री के फॉलो कर रही है। अगर अब टाटा के पास देखिए सब्सिडरी आ गई है तो सब्सिडरी को IFRS फॉलो करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग रहेगी। तो ये सब कुछ हैं कि जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं तो उनको भी एक अकाउंटिंग फॉलो करनी चाहिए और एक कंपेरेबल रिजल्ट भी आता है उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी कंपनीज एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फॉलो करें। तो चलिए अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इंडिया में जो IFRS लिखा है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IFRS मतलब इंड AS, IFRS का मतलब क्या है यहाँ पर, इंड AS, हमारी कंट्री में इंड AS चल रहे हैं, तो कैसे अप्लाई होने शुरू हुए हैं वो हम देख लेते हैं। 2015 से ही स्टार्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्लान द फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उनको IFRS या मतलब इंड AS फॉलो करना होगा। कहाँ से, 1 अप्रैल 2015 से, जिनका नेट वर्थ 1000 करोड़ से ज़्यादा है, मेरी कंपनी है, मेरा नेट वर्थ जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो हम 1 अप्रैल 2015 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS। अब ये नेट वर्थ क्या होता है, नेट वर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये नेट वर्थ होती है। सेकंड फेज़ क्या है, 2 फेज़ में किया है इन्होंने, तो सेकंड फेज में क्या है, बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ ओवर 500 करोड़ बट लेस देन 1000 करोड़, तो यहाँ पे देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू कन्वर्ज विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2016 से आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाने होंगे, इंड AS के अकॉर्डिंग, नॉट AS के अकॉर्डिंग अब आपको नहीं बनाना होगा सेकंड फेज़ में। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 2 फेज़ में क्यों किया गया, पहले कंपनी फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दे शुड अडॉप्ट इंड AS, जो बड़ी कंपनी फॉलो करेंगी तो धीरे धीरे उनको देख के छोटी कंपनीज भी आएंगी, तो देखिए 1000 करोड़ इसलिए और नीचे 500 करोड़ और 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में रखा गया है इसीलिए। तो आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन 2 फेज़ में है, समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, देखिए हम फेज़ का एक फ्लो चार्ट बनाया हमने। फेज़ 1 में क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल वॉलेंट्री बेसिस पे, 1 अप्रैल 2015 में वॉलेंट्री बेसिस पे कोई भी आगे बढ़कर फॉलो कर सकता है जिसको भी करना हो। फिर 2016 से मैंडेटरी कर दिया सबके लिए। तो इंडिया के सामने 2 ऑप्शन है कि इंडियन कंपनीज के सामने 2 ऑप्शन है, 2015 से आप वॉलेंट्री बेसिस खुद आगे बढ़ के अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर 16 से सबके ऊपर एप्लीकेबल होना ही है, मैंडेटरी है। तो देखिए यहाँ क्या दिया, 1 अप्रैल वॉलेंट्री बेसिस पे क्या दिया, एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज, कोई भी आगे बढ़ के, और उनके कंपैरेटिव जितने भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, सपोज मैंने 1 अप्रैल 2015 को अडॉप्ट किया, तो क्या मैं पिछले 2014 का जो स्टेटमेंट है 13-14 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या उसको भी हमें ये इंड AS के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने फॉलो किया है 15 में तो प्रीवियस ईयर का जो स्टेटमेंट है वो भी इंड AS के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनेगी। तो ये और विद कंपैरेटिव जो लिखा है इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है 2016 से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी बेसिस पे अप्लाई हो रहा है। एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग, किस पे एप्लीकेबल है देख लेते हैं, नेट वर्थ ऑफ लिस्टेड कंपनीज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 500 करोड़ के बराबर है तो आप मैंडेटरी बेसिस पे आपको फॉलो ही करना होगा। अगर कोई 500 करोड़ की कंपनी फॉलो करती है, उसकी सब्सिडरीज भी हैं या पेरेंट कंपनी भी, एसोसिएट भी हैं या जॉइंट वेंचर हैं, तो उनको मैंडेटरी बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा। नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए अनलिस्टेड कंपनी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़। तो लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों को कवर किया इन्होंने, तो मैंडेटरी बेसिस पे है। तो आई थिंक दोनों फेज आपको समझ में आ गए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी एंड इंड एस एप्लीकेबिलिटी। इंड एस कितने हैं? 39 और एस कितने हैं? 32। अब ध्यान रखिएगा, अभी देखिए इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ने एप्लीकेशन के लिए बोल दिया है कि सबको अप्लाई करना है, एप्लीकेबिलिटी के लिए बोला है। तो धीरे धीरे देखिएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारे 32 वाले जो चल रहे हैं अभी, तो उसको भी धीरे धीरे एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है हमारा। 32 से हम 39 की तरफ बढ़ रहे हैं, इंड एस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए धीरे धीरे एएस जो है वो एक टाइम पे ख़त्म कर दिए जाएंगे और इंड एस ही बोला जाएगा सबको फॉलो करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंट्रोडक्शन। थैंक यू एवरीवन।